हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 11th के एनसीईआरटी से। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आते हैं आपके सीक्वेंस ऑफ दोज इवेंट्स जिनमें एक सेल ग्रो करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है और डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर्ड सीक्वेंस आता है उन इवेंट्स का जहां पर सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और नए सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम अगर बात करें कि ये जो थ्योरी थी या ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हॉवर्ड और पेल्क के द्वारा। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें ये आता है कि यहाँ पर कैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, अगर उसमें कोई सेल वॉर्न आउट हो गया है या डैमेज हो गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे होती है, तो इसी के द्वारा होती है। यहाँ पर डैमेज्ड जो टिश्यूज हैं, डैमेज्ड टिश्यूज की रिपेयर भी इसी से होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारा रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो भी इसी से होगा। हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है दे आर साइमल्टेनियस इवेंट्स, या कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो सिनोनिमस। यहाँ पर मेंटेनेंस होता है क्रोमोसोम नंबर का, मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो मेंटेन होती है। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी के वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। वो होते हैं 22 क्रोमोसोमल पेयर्स या 44 इन नंबर। सेक्स सेल्स या गैमेट्स की अगर हम बात करें तो वो 2 होते हैं या एक पेयर जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर जो सेल साइकिल होता है ये मेजर फेजेस में डिवाइड होता है जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, जहाँ पे 95% आता है साइकिल का। एम फेज होता है जिसे हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब जो सेल साइकिल होता है इसमें एक G1 फेज आएगा, एक S फेज आएगा और एक G2 फेज आएगा। ये इंटरफेज में होता है। इसे हम ऐसे निमोनिक्स याद करते हैं कि G1 भैया और G2 S भैया। यहाँ पर जो इंटरफेज होता है इस इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, इस इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि अगर पूरे के पूरे सेल साइकिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव फेज होता है मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंटरफेज होता है। इंटरफेज के बाद आता है हमारा माइटोसिस। इस माइटोसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ही क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड करेगा एंड फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, या उससे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका भी एक निमोनिक है कि P फॉर हमारा प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। अब इसके सब डिविजन्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है G1 फेज या गैप 1 फेज। G का क्या मतलब होता है, गैप 1 फेज। इवेंट्स क्या क्या होंगे इसमें, सेल की ग्रोथ होगी, आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होगा और एटीपी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। अब है क्रोमोसोम स्टेटस के बारे में, अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारा जो G1 फेज है यहाँ पे क्रोमोसोम की स्टेटस क्या होगी,
तो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 2n रहेगा, मतलब है डिप्लॉयड यहाँ पे स्टेज रहेगी, और डीएनए का कंटेंट क्या होगा 2c, मतलब 2 क्रोमोसोमल पेयर्स आपस में पाए जाएंगे। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सेल डिवाइड करता है, वेदर सेल डिसाइड्स वेदर टू डिसाइड और एंटर जी नॉट फेज, ये जी नॉट फेज है। जी नॉट फेज अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। जी नॉट फेज का होता है क्वेसेंट स्टेज, मतलब G1 स्टेज ही वो पहला स्टेज होता है इंटरफेज का, जहां पर एक सेल डिसाइड करता है वेदर आई हैव टू डिवाइड और एंटर इनटू द जी नॉट फेज। जी नॉट फेज कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द resting stage of a cell cycle and cell division। S क्या होता है? S फॉर सिंथेसिस, तो मतलब एस फेज क्या है? सिंथेसिस फेज। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएनए की यहाँ पर रेप्लिकेशन होती है। और जीवन में क्या हो रहा था? जीवन में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि ये सेल ग्रोथ यहाँ होगा, आरएनए की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ऑर्गेनल डुप्लीकेट करेंगे और एटीपी की प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या होंगे? डीएनए का सिंथेसिस यहाँ भी होगा, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा एनिमल सेल्स में। डीएनए जब सिंथेसाइज होगा और हिस्टोन का प्रोटीन फॉर्म होगा, हम ये जानते हैं कि वो प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कंडेंस करके बाइंड करने के लिए, तो वो कौन सा प्रोटीन है? वो हिस्टोन प्रोटीन है। और यहाँ पे सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी होगी। अब आती है बात कि क्रोमोसोम और डीएनए का जो स्टेटस है वो एस फेज में क्या होगा। तो एस फेज से पहले क्या हाल था और एस फेज के बाद क्या होगा? एस फेज से पहले क्रोमोसोम्स 2n थे, डीएनए भी 2c था। अब क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज 2n ही रहा, लेकिन डीएनए कितना हो गया? दुगना हो गया, 4c हो गया। यहाँ पे c का क्या मतलब है? क्रोमोसोम्स की संख्या, n का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है यहाँ पर अनचेंज्ड रह जाता है, जिससे क्या होता है डीएनए की जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है। अब एग्जांपल यहाँ पे क्या आता है ह्यूमन सेल में कि बिफोर एस फेज, एक इंपॉर्टेंट नीट हाइलाइटर है, क्रोमोसोम्स कितने थे? 46। डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने थे? 46। एस फेज के बाद क्या हुए हैं? यहाँ पर ये सी का मतलब है डीएनए मॉलिक्यूल्स और एन का मतलब है क्रोमोसोम्स। ये 46 क्रोमोसोम्स हो गए और एस फेज के बाद क्या हो गया? ये 92 हो गए। जब हमने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है आफ्टर एस फेज में, इसीलिए 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। G2 फेज क्या होगा? G2 फेज में इवेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट आएंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ साथ स्पिंडल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सेल ग्रोथ होगा, डीएनए का रिपेयर होगा, और क्रोमोसोम की स्टेटस क्या होगी? यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाएगा और डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर डीएनए कंटेंट हो जाएगा 4c। ठीक है। क्विसेंट स्टेज क्या होता है? क्विसेंट स्टेज को हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, जहां पर सेल एग्जिट करता है G1 फेज में से और निकल के कहा आता है G0 फेज पे। ये कहां कहां होता है? यहाँ पर जो न्यूरॉन्स और जो कार्डियक मसल के सेल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर सेल होगा मेटाबॉलिकली एक्टिव, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। एम फेज में क्या होगा? इस फेज में आएगा 2 इवेंट्स जहां पे कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ठीक है।
अब माइटोसिस क्या होता है ये देखते हैं। माइटोसिस में हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है क्रोमोसोमल नंबर का, जहां पर वो अनचेंज्ड रहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब होगा, मतलब 2n से क्या कितना आ रहा है, 2n ही आ रहा है। 44 क्रोमोसोम्स अगर डिवाइड हो रहे हैं सोमैटिक सेल्स में तो 44 ही बनेंगे, रादर जान जहां पर मियोसिस में एक बन रहा था, मतलब 2n से एक n बन रहा था, एक दूसरा n बन रहा था, मतलब एक और ये दो। यहां पर क्या होगा, यहां पर 2n से इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल, इक्वल का क्या मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, जैसे कि सोमैटिक सेल हो गया और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया प्लांट्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रोथ में, रिपेयर में, रीजनरेशन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। स्टेजेस क्या होंगे यहाँ पे स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया गया है। पहले इसका थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे। डीएनए इंटरफेज में क्या हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है माइटोसिस से पहले, बट स्टिल रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पर ये अनचेंज्ड रह रहा है एक न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोफेज में क्या होगा। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मतलब और भी ज्यादा कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो था वो कॉम्पैक्ट हो गया और स्पिंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होना शुरू हो गई। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में यहाँ पर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए और मिडल में मतलब इक्वेटर के पास आकर के वो अरेंज हो गए। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे ऑपोजिट साइड्स के तरफ मूव करना शुरू कर दी। अब है टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस का फेज, जहां पर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स क्या कर रहे थे, फिनिश कर रहे थे फॉर्मेशन अपनी, और एक नया न्यूक्ली दोनों के पास आ चुका था इस समय तक। और अब क्या हो रहा है, डीकंडेंसिंग की जा रही है डीएनए की, और अब धीरे से आपका साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ है और दो डॉटर सेल्स सेपरेट हो चुकी हैं पेरेंट सेल से। ये देखिए यहाँ पे इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया गया है। तो इंटरफेज में क्या लिखा हुआ था कि इंटरफेज में डीएनए को कॉपी किया जा चुका है अपने माइटोसिस से पहले, पर यहाँ पर जो उनका स्ट्रक्चर था वो अनचेंज्ड रहता है एक न्यूक्लियस के अंदर। प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं और यहाँ पर ये स्पिंडल लाइक फॉर्मेशन इनकी शुरू हो गई है। मेटाफेज पे ये यहाँ पर इक्वेटर पर या मिडल पार्ट पे आकर के अरेंज होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट होना शुरू हो गए हैं और टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के वजह से यहाँ पर दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। प्रोफेज, अब बात करते हैं प्रोफेज की, तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, नीट में और आपके 11th के एकेडमिक एग्जाम्स में भी, कि सबसे लंबा या सबसे लॉन्गेस्ट फेज माइटोसिस का कौन सा होता है, तो आपको बोलना चाहिए कि वो प्रोफेज होता है। इवेंट्स में की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, ये छोटे और थिक होना शुरू हो जाते हैं। हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आते हैं जो कि सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियोलस यहाँ पर डिसइंटेग्रेट करना शुरू कर देगा। सेंट्रोजोम यहाँ पर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और
स्पिंडल फाइबर्स की यहाँ पर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज की अगर हम बात करें तो ये सबसे सुटेबल स्टेज होता है क्रोमोसोम स्टडी के लिए। अभी हमने पढ़ा प्रोफेज कि प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, और एक और एमसीक्यू पूछ सकता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बढ़िया सुटेबल स्टेज क्रोमोसोम स्टडी के लिए कौन सा होता है। आपको दे देगा पीमैट में से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो आपको आंसर में क्या लगा के आना है, मेटाफेज लगा के आना है। ठीक है, इवेंट्स देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल एब्सेंट होता है। जब यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल एब्सेंट होगा तो न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको स्टडी करने में आसानी होगी। उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको अच्छे से हम क्या कर सकेंगे, उस समय नेकेड फॉर्म में स्टडी कर सकेंगे। क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमली कंडेंस हो चुके होंगे, और क्रोमोसोम्स यहाँ पर इक्वेटरल प्लेन पर आकर के अलाइन हो चुके होते हैं। वो जगह जहां पे हमने देखा था कि ये यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम्स थे क्रोमैटिड्स के फॉर्म में आकर के जिस लाइन पर लगे हुए थे इक्वेटरल प्लेट पे, इसका नाम रखा गया है मेटाफेज प्लेट। इसी मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर का मतलब होता है वो लार्ज डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। मतलब किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाने वाला जो सेंट्रोमियर होता है उसी में जो एक बड़ा डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा वो काइनेटोकोर होगा। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि बनता है सेल डिवीजन में माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा, वो क्या करेगा, वो अलाउ करेगा कि सेल क्या हो सके, सेल पुल करे और सेपरेट हो सिस्टर क्रोमैटिड्स में और नए डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने नीट के फेवरेट क्वेश्चन की बात की थी कि जो बेस्ट स्टेज होता है स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम्स को, वो कौन सा होगा, मेटाफेज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एनाफेज क्या है। तो एनाफेज क्या है, ये शॉर्टेस्ट स्टेज है। इवेंट्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड करेगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगी, डॉटर क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसके सिग्निफिकेंस में आ जाएगा इसके सिग्निफिकेंस में इक्वल क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है। और एनाफेजिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप के क्रोमोसोम्स का पैटर्न एनाफेज में ऑब्जर्व किया गया है। अब है टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पॉइंट्स के पोल्स की तरफ आना शुरू कर देंगे, डिकंडेंसेशन की प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करेगा, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर यहाँ पे होना शुरू होगा, और स्पिंडल क्या होंगे, डिसअपियर होना यहाँ पर शुरू होंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर न्यूक्ली क्या होंगे, यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी जैसे कि एनिमल सेल्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड आपको याद रखना है कि आपके एनिमल सेल्स में कैसे बनता है और प्लांट सेल्स में कैसे बनता है।
तो एनिमल सेल्स में क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फरो बनना शुरू होता है पेरीफेरी के अराउंड, यहाँ पर क्या होंगे, क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस यहाँ पे देखने को मिलती है। और प्लांट सेल्स में कैसे होगा, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होना शुरू होती है। प्लांट सेल्स यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे गोल्गी वेसिकल्स बनाएंगे इक्वेटर के ऊपर, सेल प्लेट यहाँ पे बनना शुरू होगा जो कि आउटवर्डली ग्रो करता है, और सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर जेनेटिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्रोमोसोम्स की नंबर मेंटेन रहेगी, ग्रोथ में इसका सेल नंबर इंक्रीज होगा। रिपेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वुंड हीलिंग में इसका जरूरत होता है। रीजनरेशन, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो माइटोसिस से रिप्लेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फॉर्म है वो माइटोसिस के फॉर्म में देखा जा चुका है। अब है अगला मियोसिस, तो ये अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग सच अ पेशेंट लिसनर। अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस वाज मैत्रेयी मिश्रा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।